2014 का ये चुनाव पिछले तमाम चुनावों से हटकर बहुत सी नई बातों के लिए जाना जाएगा। इंदिरा की सत्ता वापसी कराने वाले 1980 के चुनावों के बाद शायद ये पहला मौका है जब समूचा प्रचार किसी एक शख्सियत के इर्द गिर्द सिमट गया। 2014 का चुनाव उस मोदी लहर के लिए याद किया जाएगा जिसके होने या न होने पर अब तक तीखी बहस हो रही है। 7 बजे से इस शो में हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जिन्होंने 2014 के आम चुनाव को खास बना दिया, और ये बताने के लिए हमारे साथ होंगे IBN 7 के संवाददाताओं की टीम और जानकारों का पूरा पैनल। और स्टूडियो में मेरे साथ हैं आकार पटेल, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारी पॉलिटिकल एडिटर पल्लवी घोष है मेरे साथ, पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, शहबल गुप्ता हैं, समाजशास्त्री हैं, नीलांजन मुखोपाध्याय हैं जिन्होंने किताब भी लिखी है नरेंद्र मोदी पर। इसके अलावा हमारे पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ नीरज गुप्ता बीजेपी हेडक्वार्टर्स के बाहर मौजूद हैं और साथ ही साथ प्रभाकर कुमार पटना से जुड़ेंगे। और नीरज, आप लड्डुओं की खुशबू के इर्द गिर्द कहीं भटक रहे हैं। ये लड्डू पहले भी बने थे, 3 बार पहले भी बन चुके हैं, इस बार भरोसा है कि लड्डू मुंह तक पहुंच जाएंगे बीजेपी वालों को? देखिए संदीप, सारे देश को और दुनिया को नतीजों का इंतजार है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इंतजार नहीं है, क्योंकि वो ये मान चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं और बीजेपी की सरकार देश में आ चुकी है। जो उत्साह, जो उमंग बीजेपी के दफ्तर में और कार्यकर्ताओं में मैं देख रहा हूं, वो मुझे लगता है कि वो इंडिया शाइनिंग 2004 में भी था, 2009 में भी था, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ये उत्साह जो है, इसमें शक की कोई गुंजाइश इनके पास नहीं है। पटाखे लाए जा चुके हैं, लड्डू बनाए जा रहे हैं, मीडिया के लिए केबिन तैयार किए जा रहे हैं, कल की तैयारियां हो रही हैं, झालरें, पोस्टर, सब लग रहा है कि जैसे कल बस नतीजे जो है वो औपचारिकता हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पहले से मालूम है कि क्या होने वाला है। लेकिन ये बात तो तैयारियों की है, जो पॉलिटिकल मोर्चा है, जो सियासी मोर्चा है, उस पर पार्टी कहीं ना कहीं चिंतित दिखाई देती है। अब से कुछ देर पहले पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह लाल कृष्ण आडवाणी के घर से दिन की शायद 7वीं या 8वीं जो दिन भर मीटिंग्स चली है, वो एक और मीटिंग करके वहां से निकले हैं। दरअसल सबसे बड़ा जो पेच फंसा हुआ है, बीजेपी चाहती है कि जीत की इस खुशी में कहीं एक बार फिर लाल कृष्ण आडवाणी की नाराजगी सामने ना आ जाए। इससे पहले जुलाई में गोवा कार्यकारिणी के दौरान पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना गया, उसके बाद आडवाणी के जब लोकसभा चुनाव लड़ने की बात थी, 3 बार आडवाणी अपनी नाराजगी से पार्टी को शर्मिंदा कर चुके हैं और पार्टी के नेता ये नहीं चाहते कि कल नतीजे आने के बाद जो तथाकथित तौर पर सरकार बनने वाली है, वहां पर भी आडवाणी जी की कोई नाराजगी सामने आए। इसलिए अगली सरकार के अंदर संभावित रोल क्या होगा लाल कृष्ण आडवाणी का, इस पर माथापच्ची जारी है। इस पर माथापच्ची जारी है। आइए अब चलते हैं बनारस प्रभाकर के पास। पटना है प्रभाकर, बनारस से लौट गए हैं, तो पूरी हिंदी पट्टी का हाल आपसे लिया जाए। हम तो समझते हैं कि कल सूर्यास्त के वक्त परसों गंगा आरती के लिए जब वहां पहुंचेंगे तो बहुत ही अच्छा बैकड्रॉप होगा, लेकिन लगता है तनाव अभी दूर नहीं हुआ है वहां का प्रशासन के साथ जो शुरू हुआ था, और वहां पर विजय जुलूस की परमिशन नहीं मिलने वाली है। इस वक्त आपका क्या असेसमेंट है पूरे चुनाव को कवर करने के बाद? जी देखिए, जैसी उनको सूचना मिली है और यूपी प्रशासन ने, उनका कहना है कि उनके पास जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से ये इस तरह का चांसेस नहीं ले सकते और पूरे यूपी में लगभग बैन कर दिया है किसी तरह का कोई विजय जुलूस, और स्पेशली बनारस में, बिकॉज बनारस में जैसा आपने खुद भी देखा था, बनारस में कुछ इलाके हैं जो काफ़ी संवेदनशील हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि जब नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचेंगे और विजय जुलूस निकलेगा तो किसी तरह का सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। इस कारण से इस बार एहतियातन जो है प्रशासन ने पूरे यूपी में बैन कर दिया है और बनारस में किसी तरह का कोई जलसा, कोई जुलूस की परमिशन नहीं दे रही है इस बार। बिल्कुल। और पल्लवी, अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेसी खेमा 32 कैबिन कांग्रेस में भी बन रहे हैं, बीजेपी में 32 बन रहे हैं तो कांग्रेस में भी 32 हैं, लेकिन वहां पर क्या वो खींच अपनी छिपाने की भी कोशिश दिख रही है? और साथ ही साथ राहुल गांधी का आज वापस आ जाना, कल गायब आज वापस, मुझे लगता है राहुल गांधी को बचाने की ज्यादा कोशिश की जा रही है। सिर्फ आज नहीं, पिछले 2-3 दिन से अगर आप देखेंगे, जितने भी बड़े नेता हैं कांग्रेस के, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो या कमलनाथ हो या जयराम रमेश हो, अब वो लोग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामूहिक जिम्मेदारी की बात करने लगे। वो कहते हैं कि ये 10 साल का एक ब्यौरा है, और कमलनाथ ने बाकायदा हम लोगों को ये भी कहा कि राहुल गांधी पे दोष देना गलत होगा क्योंकि वो तो सरकार में थे ही नहीं।
लेकिन उनको जब हम लोगों ने ये सवाल पूछा कि वो बात बात पे सरकार के काम पे इतना दखल देते थे, तो आप कैसे उनको जिम्मेदार नहीं ठहराते, उस पर उनका कोई जवाब नहीं था। तो मुझे लगता है कल भी कांग्रेस की यही रणनीति रहेगी, कैसे राहुल गांधी को प्रोटेक्ट किया जाए, उनको बचाया जाए, और एक सामूहिक जिम्मेदारी की बात करेंगे कि ये गलती हम सबसे हुई। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा या मीडिया इंटरेक्शन होगा वो सोनिया गांधी भी होंगी, और मुझे लगता है सोनिया गांधी कहेंगी कि हम लोगों ने 10 साल में जो काम किया था हम लोग उसका ब्यौरा नहीं देख पाए ठीक से, और प्रधानमंत्री की तारीफ करेंगी, लेकिन साथ साथ अपने बेटे को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी में ये एक अच्छा दस्तूर है कि पब्लिक से बात नहीं करनी है, तो नेता लोग अपने ही प्रोटेक्ट करने के लिए निकल जाते हैं कि ये कह देंगे वो कह देंगे, और ये स्पिन पब्लिक खरीद लेगी। इतने बड़े झटके के बाद कोई परिवर्तन उनके व्यवहार में नहीं है, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे पुरुषोत्तम जी? हाँ, मैं तो कर रहा था, क्योंकि कांग्रेस की समस्या ये हो गई है कि पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस ने एक राजनीतिक पार्टी की तरह व्यवहार करना ही बंद कर दिया है। कांग्रेस व्यवहार करती है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह, या थोड़े चैरिटेबल ढंग से कहें तो एक एनजीओ की तरह, और इसलिए उसमें इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन जनता इन बातों को मान लेगी, इसमें मुझे संदेह है, क्योंकि अगर आप ये कहें कि राहुल तो सरकार में थे ही नहीं, लेकिन राहुल जो है वो सरकार के एक ऐसे अध्यादेश को पब्लिकली डिसोन कर सकते हैं और सरकार को मजबूर कर सकते हैं जो सरकार लाना चाहती थी। वो अध्यादेश सही था या गलत था वो अलग बात है, लेकिन आप पब्लिकली कहते हैं कि क्या उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था, दिस इज नॉनसेंस, और उस नॉनसेंस के बाद सरकार उनकी लाइन टो करने लगती है जी। पिछले चुनाव में जब उत्तर प्रदेश में आपको लोकसभा में अच्छी सीटें मिल जाती हैं तो ये सारा जलवा राहुल गांधी का होता है। अब अगर मान लीजिए इस बार अच्छी सीटें नहीं मिलेंगी तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये देखिए, अपने आप को एक भुलावे में रखना है, छलावे में रखना है, और कांग्रेस के सेहत के लिए ये बहुत अच्छा होगा कि जितनी जल्दी वो इस बुढ़ावे छलावे से निकले। मैं समझ नहीं सकता कि राहुल गांधी एक मैच्योर्ड पॉलिटिकल लीडर की तरह ये क्यों नहीं कह सकते कि भाई मेरी लीडरशिप में खामियां थी, मेरी रणनीति में खामियां थी, हम आगे देखते हैं क्या। बिल्कुल, अपने आप जिम्मेदारी लो, कद और बड़ा ही होता है। लेकिन नीलांजन, हम कांग्रेस की जो बात कर रहे हैं, दरअसल कांग्रेस का ये कहना कि हम अपनी उपलब्धियों को, अपनी कामयाबियों को बेच नहीं पाए, क्या बीजेपी उस चीज में उन्होंने एक ऐसे माहिर खिलाड़ी की तरह वो खेले कि लोगों की वो कहीं ना कहीं नब्ज पकड़ पाए हैं? ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं, बाद में अब हम विश्लेषण करते हैं तो बात बड़ी आसान लगती है, लेकिन सितंबर अक्टूबर में शायद एक क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर था बीजेपी के पास भी कि कहीं 115 से घटकर हम 2 डिजिट में ना आ जाएं। आज हम बहुमत के आंकड़े की बात करते हैं, बीजेपी उस एंगर को भुनाने में, उस एंगर को अपनी तरफ चैनलाइज करने में क्या कामयाब रही? देखिए, अगर हम पीछे जाएं तो बीजेपी का अगर कैंपेन को हम लोग देखें कि पिछले जून में, इस समय की जो हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में जून में जब नरेंद्र मोदी को कैंपेन कमेटी का हेड बनाया गया था, तब स्थिति क्या थी? उसके कुछ दिनों के बाद उनकी जो सबसे बड़े जो एलाई थे वो छोड़ के निकल गए, लेकिन एक कॉन्फिडेंस था, जो कॉन्फिडेंस बेसिकली नरेंद्र मोदी द्वारा स्टीयर हो रहा था, कि वो कॉन्फिडेंस है कि हमको अब कलेक्टिव लीडरशिप, जिस तरह की जो पहले की जो स्ट्रैटेजी थी वो नहीं होगा, सारे के सारे जो ना बेट जो है आप एक ही व्यक्ति के हाथ में दें तो वही बेस्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि शायद बीजेपी और जो संघ परिवार की जो लीडरशिप थी वो ये समझ पाई आप कि उसे शायद कॉन्फिडेंस कहेंगे या डर कहेंगे, कि डर था कहीं हम 2 डिजिट में ना आ जाएं, इसलिए तुरप का इक्का हमारे पास अब मोदी ही है और किसी और कोई हमें आगे नहीं बढ़ा पाएगा? नहीं, मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस था, इनका असेसमेंट था। 2011 से लगातार सर्वेज आ रहे थे जिसमें ये साबित हो रहा था कि नरेंद्र मोदी और नेताओं की तुलना में ज्यादा पॉपुलर हैं। 2011 से लेकर लगातार ये सर्वेज आ रही थी। तो दरअसल क्या है कि 2012 के बाद से लेके जब वो असेंबली का जो चुनाव जीत गए गुजरात में, तब उसके बाद से ये मोर और लेस क्लियर हो गया कि उनको लीडरशिप मिलेगी अपनी पार्टी की। सवाल ये था कि कब और कैसे। जी, नरेंद्र मोदी ने थोड़ी जल्दी की और प्रेशर किया, और अल्टीमेटली अगर जो वर्डिक्ट जो एग्जिट पोल दिखा रही है तो जो कहते हैं अंग्रेजी में कि ही विल हैव द लास्ट लाफ। बिल्कुल। और ये जो फाइनली चेंज हुआ, इसीलिए हम लोग बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये बड़ा ऐतिहासिक चुनाव है, भारत को नए ढंग से डिफाइन करेगा। तो आप लोगों से अब इस चर्चा को वहां लाते हैं जो हमारा मूल विषय है, और उसके बाद फिर हम कांग्रेस और बीजेपी पर जाएंगे। और वो ये कि जब से तय हो गया कि मोदी अब हैं, तब से अपने को सेंट्रल टॉकिंग पॉइंट बना लेने का रिजॉल्व किया, और उन्होंने बना लिया। कांग्रेस को ऐसा क्यों हुआ कि ये सिर्फ डिनायल में रहे, कि इनकी रणनीति को समझ नहीं पाए कि किस हद तक जाएंगे
किस तरीके से जाएंगे और कैसी कारपेट बॉम्बिंग होगी? कांग्रेस समझ क्यों नहीं पाई? राज करने वाली पार्टी है। देखें, ये जो कैंपेन हुआ ये सिर्फ पिछले साल में हुआ। मोदी साहब का पीएम नॉमिनी बनना और आज का दिन, एक दिन काउंटिंग से पहले, ये फासला सिर्फ 1 साल का है। कांग्रेस को पता ही नहीं चला कि ऐसा होगा। इस ढंग का कैंपेन लॉन्च करेगा ये शख्स। शुरुआत में उन्होंने कहा कि ये आदमी एक रीजनल लीडर है, राहुल जी एक नेशनल लीडर है। तो इस ढंग का एरोगेंस होना, अपने रिकॉर्ड को डिफेंड ना करना, 10 साल आपने बैटिंग की, आपको कहना चाहिए था कि ये काम थे हमारे। ना तो पीएम साहब आए कहीं, सोनिया जी ने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, राहुल जी आए ढीले से आए, प्रियंका आई 1 महीने के लिए आई। आपने अच्छा काम किया जैसे आप कह रहे हैं तो आके बताते। दूसरी बात, मोदी जी ने एक बचपना ऐड किया इस चुनाव में कि ये गवर्नेंस है, ये ग्रोथ है, ये लीडरशिप मेरी ऐसी है। इस चुनाव को कॉम्प्लेक्स बनाने की जिम्मेदारी मनमोहन सिंह जी की थी। उन्होंने कहा कि मोदी विल बी अ डिजास्टर एज पीएम। ठीक है, क्यों? ये हमें नहीं कहा। अगर आप पीएम होके मानते हैं कि ये आदमी भारत के लिए डिजास्टर है तो बताएं भाई। वो भी नहीं किया उन्होंने। तो ये जिम्मेदारी इस चुनाव की 10 में से 7 दिन हेडलाइंस मोदी जी की थी जी। ये जिम्मेदारी पूरी की पूरी कांग्रेस की है। तो जो एक शब्द चला, डेवलपमेंट मॉडल को बेचा, इसलिए प्रचार रणनीति के तौर पर सामने आ गए। कांग्रेस की काउंटर स्ट्रेटजी में था कि अपने परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं की, वो तो एक बात थी सहबालदा, लेकिन दूसरी बात, एक तो जो कल पुरुषोत्तम जी कह रहे थे कि खैराती लाल मॉडल, कि गरीब को पैसा दे दो वोट मिल जाएगा। दूसरा, आइडियोलॉजी पर, रिलीजियस लाइन पे पोलराइज करा दो, मोदी से इतना डरा दो कि उसके बाद इनके नंबर बिगड़ जाएंगे और ये पावर में आ नहीं सकते, किसी को एक्सेप्टेबल नहीं होंगे मोदी। ये जो ऑब्सेशन था कांग्रेस का, कांग्रेस क्यों नहीं समझ पाई कि शायद इस बार ये नहीं चलेगा? उसके संकेत तो सबको मिल रहे थे आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन की। देखिए, इस इलेक्शन कुछ मामले में बेंचमार्क है। वो बेंचमार्क है कि कांग्रेस के लेवल में आइडियोलॉजी का टोटल एक्लिप्स होना और कांग्रेस में जो लगातार एक टेक्नो मैनेजरियल स्ट्रैटेजी रहा है 80s से, वो टेक्नो मैनेजरियल स्ट्रैटेजी आइडियोलॉजी के साथ बीजेपी उसको पूरा पूरी उसर्व कर लिया, उसको ले लिया। तो बीजेपी का जो आइडियोलॉजिकल जो भी फाउंडेशन था वो उसके लिए न केवल एपेक्स लेवल में पहुंचा, साथ साथ टेक्नो मैनेजरियल स्ट्रैटेजी में वो कंप्लीटली आउटबिट कर दिया कांग्रेस को। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। दूसरा चीज है कि टेक्नो मैनेजरियल स्ट्रैटेजी या अमेरिकन स्ट्रैटेजी जो हम कहेंगे, उसमें क्या है कि भाई हम इतना सब्सिडी दिए, इतना हम फूड सब्सिडी दिए, हम ये काम किए, दिस विल ट्रांसलेट इनटू वोट। जैसे वियतनाम वॉर में अमेरिका कहता था कि भाई इतना हम बम दिए, इतना हम गन दिए, रिजल्ट विक्ट्री, मगर ग्राउंड में डिफीट होता था जी। तो ये जो आपने टेक्नो मैनेजरियल लफ्ज इस्तेमाल किया, पल्लवी आपके पास आऊंगा। कांग्रेस को आखिरी दिनों में चिंता हो गई थी कि ये सोशल मीडिया वगैरह के बारे में हम बड़े डिसमिसिव रहे, लेकिन हमको लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा। कांग्रेस ये कहीं नहीं समझ पाई कि हर प्रकार के ट्रेडिशनल मीडिया के ऊपर से चढ़ करके पब्लिक से ये आदमी डायरेक्ट कनेक्ट बना रहा है। कांग्रेस यहां क्यों फेल हुई? मालूम था कि ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल, मोबाइल का इस्तेमाल, कंप्यूटर का इस्तेमाल उनके लिए एक बड़ा एडवांटेज है। कोशिश तो की थी कांग्रेस ने। देखिए, प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी में यही है कि उनका जो रिस्पॉन्स रहा वो हमेशा रिएक्टिव रहा। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या करेगी, उसके बाद वो रिस्पॉन्स करना शुरू करते हैं। उनको पहले से ये भांप लेना चाहिए था कि अब यूथ को अगर आप टारगेट करें तो वो यूथ तो सोशल मीडिया पे बहुत स्ट्रांग है, फेसबुक है, ट्विटर वर्ल्ड है, आप कैसे नहीं हो सकते। हम लोगों ने राहुल गांधी से ये सवाल पूछा था कि आपका ऑफिस खुद ट्विटर पे क्यों नहीं है। बोलता मैं ये सब चीज इंपॉर्टेंट नहीं मानता, मुझे जो कम्युनिकेट करना होता है मैं कम्युनिकेट करता हूँ। लेकिन वो भी तो वो तो नहीं कर पाए। पहला इंटरव्यू जो उन्होंने दिया, मैं मिसाल देती हूँ, उसके बाद उनके जो कोटरी था उन्होंने उनको फीडबैक दिया कि आपका इंटरव्यू तो बहुत ही अच्छा कमाल था, कर दिया, कमाल का इंटरव्यू था और आपका रिस्पॉन्स इतना अच्छा है। ये अगर आपका कोटरी इस तरह का आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो बहुत गलत है। दूसरी बात, अगर आप नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू स्टाइल देखें, उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज एक के बाद एक के बाद एक के बाद देते गए। राहुल गांधी ने वो, इसमें एक और बात पल्लवी क्या देखने को मिलती है कि नरेंद्र मोदी की जो कोर टीम है वो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और राहुल गांधी की कोर टीम वो बैकरूम बॉयज हैं, वो लैपटॉप बॉयज हैं।
शुरू से राहुल गांधी का स्टाइल यही रहा है, वो लैपटॉप खोलते हैं, वो गूगल सर्च करते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है, क्या प्रोफाइल क्या है, चलो मैं जाता हूं वहां। ये हमेशा से उसका स्टाइल रहा है। और जो कनेक्ट, अब हम लोग जो कांग्रेस पार्टी कवर करते थे, मिजाल आप फोन करके देखो राहुल गांधी के घर पे और एक मैसेज छोड़ो कि ये बीट रिपोर्टर आपसे बात करना चाहते, कभी कोई कॉल बैक नहीं आएगा। उनका तो आएगा ही नहीं, उनके कोटरी का भी नहीं आएगा, उनके मीडिया सलाहकारों का भी नहीं आएगा। एक और दिक्कत क्या आकार कांग्रेस की स्ट्रैटेजी में ये रही कि ये जो यूपीए 2 खास मैं बात करूं, ये वकीलों की सरकार थी, इसमें वकीलों की भरमार थी। वो कहीं ना कहीं कानूनी दांव पेंच में ही घुसे रहते थे कि जीरो लॉस हुआ है। लोगों को समझ नहीं आया, 1,86,000 करोड़ की नुकसान की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि नहीं जी जीरो फिगर की बात आ गई। एक बात ये, और दूसरा जो आप स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे, क्या अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा है किसी कांग्रेसी ने कि स्टेट क्राफ्ट का एक असेंशियल एलिमेंट होता है आपका दुश्मन, आपका एनिमी, उसके बारे में कोई स्टडी ही नहीं की। देखें, चमचों की सरकार होने में यही होता है। आप देखें, और दूसरी बात ये कि चमचे भी कैसे हैं, ये भाग गए सब लोग, चिदम्बरम जी भाग गए, एंटनी साहब भाग गए, कोई आने को नहीं तैयार कैमरा पे। तो एक कंट्रोल बगैर की सरकार थी ये पिछले 2-3 सालों में, तो खास ना तो कोई डिवीजन ऑफ पावर था ठीक से। ये हम मानने को तैयार हैं कि पार्टी सोनिया जी की है, यूपीए सोनिया जी की है, सरकार मनमोहन साहब की है। इसको ग्रे रखा उन्होंने, कोई क्लैरिटी नहीं दी कि कहां तक है कहां तक नहीं है। जो कुछ छपता था अखबारों में और या टीवी पे आता था, किसी भी ढंग की क्लैरिटी नहीं थी। तो और दूसरी ओर मोदी साहब का ना सिर्फ उनका कैंपेन, उनका गवर्नेंस का स्टाइल, वो जो किस ढंग की ग्रोथ की बात कर रहे थे, उसमें बचपना था पर क्लैरिटी थी। तो एक तरफ सिंप्लिसिटी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, दूसरी ओर एकदम ग्रे, क्या है क्या नहीं पता नहीं। तो हारना ही था उनको। तो संदीप, ये जो बात कर रहे थे हम मीडियम वाली की, नए माध्यम को यूज किया, सवाल ये नहीं है कि आप फैशन में है इसलिए इस्तेमाल किया। मूल पॉइंट मेरा ये है कि आपको लोगों से बात करनी है, डायरेक्ट पब्लिक से संवाद करना है। पब्लिक से संवाद करने का मूल कंपोनेंट कांग्रेस पार्टी मूर्खता में और या अहंकार में भूल के बैठ गई थी। क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने एक रास्ता कायम करने की बात होती है, आदमी जो सुनना चाहता है। अब माफ कीजिएगा अगर ये बात कह रहा हूं, और ये बात हम इस वक्त कर रहे हैं जब सारे पोस्ट पोल सर्वे बता रहे हैं कि कांग्रेस पिछड़ रही है, तो बड़ा वो हाइंडसाइट का भी एडवांटेज हमें है। लेकिन मेटाफिजिकल टर्म्स में बात कर रहे थे राहुल गांधी, शायद वो खुद नहीं समझ पा रहे थे वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आम आदमी तक वो बात कैसे पहुंचेगी? पुरुषोत्तम जी, सवाल ये है, आप सही कह रहे हैं, सवाल ये नहीं है कि आप भाषण देते हैं, आप ट्विटर पर हैं या फेसबुक पर हैं। सवाल ये है कि आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो क्या है। आपके पास कम्युनिकेट करने को अगर वो डिजास्टर इंटरव्यू हो कि इंटरव्यू लेने वाला आपसे कोई सवाल पूछ रहा है और आप आरटीआई का गीत गा रहे हैं, सवाल कुछ पूछा जा रहा है, आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, और उस पर जो उन्होंने कहा कि कोटरी के लोगों ने कहा कि साहब क्या लाजवाब इंटरव्यू था। अभी आप अर्थशास्त्र का जिक्र कर रहे थे कौटिल्य के, तो उसका एक कथन मुझे याद आया कि मुंह देखी बात करने वाला चिकित्सक और मुंह देखी बात करने वाला सलाहकार साक्षात यमराज होते हैं। यानी जो आपका पॉलिटिकल सलाहकार है, मिसाल के तौर पर अगर मेरा कोई चिकित्सक मुझसे ये कहे कि सर जी आपका जितना वजन है कोई चिंता की बात नहीं है, और बढ़ा लीजिए, दोगुना कर लीजिए, तो मेरे लिए यमराज ही है। अगर राहुल गांधी के किसी सलाहकार ने उस इंटरव्यू को मार्वलस बताया और उसको माना गया, उसकी बात को माना गया, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, फिर हम कांग्रेस पर आ गए। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ संजय, इस सिलसिले में सवाल ये नहीं है कि आप ट्विटर पर हैं, अव्वल तो ये कि क्यों नहीं होंगे आप। आखिरकार आप 2014 में चुनाव लड़ रहे हैं, आप 1954 में चुनाव नहीं लड़ रहे जी। जवाहरलाल नेहरू ने एक बात लिखी अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि 1936 के चुनाव के दौरान देयर वाज नो नोन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विच आई डिड नॉट यूज। उन्होंने लिखा और गिनाया है जी, साइकिल से लेकर के बैलगाड़ी तक और बैलगाड़ी से लेकर मोटर। और इसमें कमाल की बात तो अगर मुझे जोड़नी पड़ेगी जी, आप आज कमाल की बात चुनाव लड़ रहे हैं है और आप कि विदेशों में पढ़े लिखे राहुल गांधी ये बात नहीं समझ पाए। उनके जितने एडवाइजर्स थे, और सतीश अगर आप मेरे कान में बोलना बंद करेंगे, राहुल के सारे एडवाइजर्स भी वेस्टर्न एजुकेटेड, और एक चाय बेचने वाला, कॉरेस्पॉन्डेंस से अपनी बीए की डिग्री करने वाला उस सोशल मीडियम को, इस पूरी क्रांति को समझ गया। नीलांजन, मेरे को ये कहना है कि मेरे ख्याल से हम लोग थोड़ा ज्यादा अनफेयर हो रहे हैं सलाहकार के लिए। सलाहकार तो तब जिसको सलाह देगा अगर कोई सलाह सुनना चाहता है। अब जैसे नरेंद्र मोदी जैसे नेता हैं, उनको वाकई सलाहकार
का रोल जो होता है बहुत लिमिटेड है। वो उनकी बात तभी सुनेंगे जब वो किसी की बात सुनना चाहते हैं। कोई सलाहकार के पास शायद ये कैपेसिटी नहीं है कि उनको जाके सलाह करने का। फर्क ये है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के इस पूरे कैंपेन के दौरान जो कैलिबर था उसमें जमीन आसमान का फर्क था। आप देखिए कि किस तरह से पिछले 11 महीने में नरेंद्र मोदी ने अपने कैंपेन को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो कैलिब्रेट किया। उनको अपॉइंट किया जाता है कैंपेन करने, तुरंत केदारनाथ में वो घटना हो जाती है। उसके बाद वो खबर आती है कि 15,000 गुजरातियों को उन्होंने रेस्क्यू